वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के ज्योग्राफी इकाई 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और जो लिंक है पीडीएफ का लिंक वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां पे क्लिक कीजिएगा तो एक टैब खुलेगा, वहां पे जाकर देख लीजिएगा, चैप्टर का नाम पढ़ लीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेल मार्ग को। भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से शुरू हुआ था। पहली बार रेलगाड़ी जो था वह मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में चली थी। जो रेल का शुरुआत हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डलहौजी था और उसी के समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी और पहली बार जो रेलगाड़ी चलाई थी वह मुंबई से थोड़ा दूर पर है थाने, 34 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों के बीच पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। यह रेलगाड़ी किस प्रकार की रेलगाड़ी थी? तो यह कोयला से चलने वाली रेलगाड़ी थी। वहीं अगर विद्युत रेलगाड़ी कहेगा तो वह होगा मुंबई से कुर्ला, लेकिन वो ऐसा नहीं पूछता है। तो पहली बार रेलगाड़ी कहेगा तो जनरली जो मुंबई से ठाणे जो 34 किलोमीटर की लंबाई में चली थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के उद्देश्य से रेलों का जाल बिछाने पर जोर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिर इतना बड़ा जो है रेल नेटवर्क का स्थापना काय किया ताकि जल्दी जल्दी कोयला को भेजा जा सके, जितना जल्दी हो सके मजदूरों को भेजा सके, यानी भारत को लूटने में आसानी होगी। इसके लिए अंग्रेज जो थे उसने रेलों का जाल बिछाया था। उस समय कंपनी का राज था ईस्ट इंडिया कंपनी, या अपने लाभ के उद्देश्य से रेलों का जाल बिछाने लगी। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में रेल परिवहन के विकास पर अधिक जोर दिया गया। भारतीय रेल परिवहन कई विशेषताओं से युक्त है। इनमें कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं को हम लोग जान लेते हैं। तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन दो महानगरों के बीच किया जाता है। जो राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस का जो परिचालन किया जाता है यह काफी तेज गति से चलते हैं और इसको दो महानगरों से जोड़ने का काम किया जाता है। यह जो रेल मार्ग का विकास किया जाता है यह दो महानगरों को जोड़ने का काम करता है। जैसे पंजाब से दिल्ली हो गया, पंजाब से दिल्ली को जोड़ने का काम करता है, या दिल्ली से मुंबई को जोड़ने का काम करता है, या फिर जो है दिल्ली से बेंगलुरु, यानी दो महानगरों के बीच इसे चलाया जाता है। जैसे कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से पटना, तो इसके बीच शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस को चलाया जाता है। छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जाती है। छोटे शहर को महानगर से जब जोड़ा जाता है तो उसके लिए शताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाती है। जैसे वैशाली से मुंबई ले जाना है, या वैशाली से कहाँ ले जाना है, जैसे दिल्ली ले जाना है, या फिर जैसे मोतिहारी से मुंबई ले जाना है, या मोतिहारी से दिल्ली ले जाना है। तो इसके लिए छोटे शहर और महानगर को जब जोड़ा जाता है तो उसके बीच क्या किया जाता है, जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाया जाता है। जन शताब्दी एक्सप्रेस जो होता है वह चलाया जाता है। तो महानगर किसे कहते हैं? तो जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसे महानगर कहते हैं, और जिस नगर की जनसंख्या 3 लाख से कम होती है, 1 लाख से अधिक होती है, उसे नगर कहते हैं। तीसरा, भारतीय रेल की विशेषता यह होती है कि 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की थी। तो ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछता है कि हाँ, भारत के रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब की थी? तो 1 अगस्त 1947 को की थी। चौथा, कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। कोलकाता और दिल्ली में जो मेट्रो रेल है उसके तहत भूमि के अंदर, जमीन के नीचे मेट्रो रेल चलाया जाता है। पांचवा, भारतीय रेल की विशेषता यह है कि रेल संपत्ति एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी एवं आरपीएफ की व्यवस्था की गई है। जीआरपीएफ एक पुलिस फोर्स है और आरपीएफ यह भी एक पुलिस फोर्स है और इसकी व्यवस्था की जाती है। छठा है, पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां रेल मार्ग नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में, यानी पूर्वोत्तर राज्य में 7 गो राज्य आता है, जिसमें असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आता है। और इसमें मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ रेल मार्ग नहीं है। क्यों मेघालय में रेल मार्ग नहीं है? तो क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी है, जिसके कारण यहाँ पे रेल मार्ग नहीं है। 7वां भारतीय रेल की विशेषता यह है कि भारतीय रेल प्रणाली एशिया के सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। तो ऑब्जेक्टिव में इसको भी याद रखिएगा कि एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली कौन है? तो भारतीय रेल है और विश्व की तीसरी रेल प्रणाली है। 8वां इसका विशेषता यह है कि विश्व के सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ियां रूस के बाद भारत में ही चलती है। यानी सबसे अधिक बिजली से चलने वाली जो रेलगाड़ी होती है वह रूस के बाद भारत में ही चलती है। सबसे अधिक दुनिया में रूस, उसके बाद भारत में। भारतीय रेल प्रतिदिन 1.24 करोड़ यात्रियों को यातायात की सुविधा देती है। यानी करीब करीब 1,24,00,000 लोग रेल से प्रतिदिन यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पाइपलाइन के बारे में जान लेते हैं। तो शहरों में घर घर तक पानी को पहुंचाने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के मार्ग को पाइपलाइन मार्ग कहते हैं। पानी पहुंचाने के लिए, या फिर जो ऑयल रिफाइनरी कंपनी होती है, जो तेल शोधन कारखाना होता है, वहाँ पे पेट्रोलियम को पहुंचाने के लिए भी पाइपलाइन मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। पाइपलाइन मार्ग का उपयोग तरल पदार्थों जैसे पेट्रोलियम के साथ ही गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। भारत में पाइपलाइन के बारे में जान लेते हैं। देश में कच्चे तेलों को उत्पादन क्षेत्रों से शोधनशालाओं तक तथा शोधनशालाओं से तेल उत्पादों को बाजार तक पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है। इसमें शोधनशाला का मतलब क्या होता है? उत्पादन क्षेत्र जहां तेल निकलता है वहां से लेकर और जहां तेल को शुद्ध किया जाता है। चूंकि पेट्रोलियम जो होता है वह काला चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य होता है और इसे उद्योगों में भेजकर इसी से एलपीजी गैस निकाला जाता है। इसी से पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम, एस्फाल्ट, यह सब चीज पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है। तो जहां निकलता है वहां से उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है, तेल शोधन कारखाना में भेजा जाता है और वहां से जो है उस तेल शोधन कारखाना से बाजार में भेजा जाता है जहां से तेल का सप्लाई होता है। पेट्रोल वाले को पेट्रोल बेचिए, डीजल वाले को डीजल बेचिए, केरोसिन वाले को केरोसिन बेचिए। तो इस तरह से पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। शोधनशालाओं में कच्चे तेल से प्राप्त विभिन्न उत्पाद जैसे एलपीजी, मोटर, गैसोलीन, नेफ्ता, केरोसिन, वायुयान तेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, फर्नेस तेल, ल्यूब ऑयल इत्यादि को पाइपलाइनों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को, जिसमें एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, मोटर गैसोलीन है, नेफ्ता है, केरोसिन तेल है, हवाई जहाज चलने के लिए तेल है, हाई स्पीड डीजल होता है, लाइट डीजल होता है, फर्नेस तेल होता है, ल्यूब ऑयल होता है, इन सभी चीज़ों को पाइपलाइन मार्गों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। भारत में पाइपलाइन को मुख्य 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है तेल पाइपलाइन और दूसरा होता है गैस पाइपलाइन। अब हम लोग वायु मार्ग के बारे में जानेंगे। परिवहन, संचार एवं व्यापार का वायु मार्ग के बारे में जानेंगे। वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र यानी सबसे तेज गति से चलने वाला आधुनिक एवं महंगा साधन है। यह भारत में विभिन्न शहरों, मेगा शहरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम वायु मार्ग ही करता है। जैसे दिल्ली से कोलकाता या फिर दिल्ली से मुंबई, इन सभी शहरों को जोड़ने का काम वायु मार्ग ही करता है। यह काफी तेजी से चलता है, लेकिन सबसे महंगा जो होता है वो वायु मार्ग ही होता है। और सबसे सस्ता क्या होता है? तो जल मार्ग होता है। जल मार्ग जो होता है वह सड़क मार्ग से 10 गुना सस्ता होता है। जैसे अगर आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं, किसी बस से जा रहे हैं तो 100 रुपया लगेगा, तो वहीं जल मार्ग के माध्यम से जाइएगा तो 10 रुपया लगेगा। 10 गुना सस्ता होता है जल मार्ग। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी सवाल बहुत बार पूछ दिया हुआ है कि सबसे सस्ता मार्ग कौन होता है? तो सबसे सस्ता मार्ग जो होता है वह जल मार्ग होता है। नेक्स्ट हम लोग भारत में वायु परिवहन को जान लेते हैं। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के उड़ान से हुआ था।
तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले 1911 ईस्वी में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच हुई थी। कई किलोमीटर की? 10 किलोमीटर की यात्रा से हुई थी। यह उड़ान किस उद्देश्य से हुई थी? तो डाक को ले जाने के लिए किया गया था। डाक यानी चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वायु परिवहन का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो यह भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है, याद रखिएगा। 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं, जिसमें मात्र 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन है जिसके द्वारा जंगल, पहाड़, पठार, नदी, झील, सागर इत्यादि सभी को पार किया जा सकता है। यह जो परिवहन होता है यह काफ़ी महंगा होता है, लेकिन सबसे तेज गति से होता है। लेकिन यह जंगल, पहाड़, पठार, नदी, झील सबको पार करके निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग जल मार्ग के बारे में जान लेते हैं। जल मार्ग परिवहन का एक प्राचीन माध्यम रहा है। प्राचीन जमाना से जल मार्ग का जो होता है वह इसका इस्तेमाल होते आ रहा है। जैसे अरबवासी जो थे वह भी सबसे पहले नाव जो थे वह अरबों ने ही बनाया था, और अरबों से यूरोप वालों ने ही नाव बनाना सीखा हुआ था। तो यह सबसे प्राचीन माध्यम रहा है। जल मार्ग दो प्रकार के होता है, एक होता है आंतरिक जल मार्ग और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग के अंतर्गत नदी, नहर और झीलों का उपयोग किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के अंतर्गत जो होता है विश्व के विभिन्न देशों से समुद्र के माध्यम से व्यापार किया जाता है। देश का जो 90% व्यापार होता है वह समुद्री मार्गों से ही होता है, यानी समुद्रों के माध्यम से। उसमें हवाई जहाज, उसमें जो पानी वाली जहाजें होती है उस माध्यम से जो होता है वह व्यापार होता है। यानी कुल व्यापार जो होता है वह पानी वाली जहाज से होता है। 90% व्यापार होता है और 10% व्यापार ही सड़क के माध्यम से होता है या हवाई जहाज के माध्यम से होता है। नेक्स्ट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जान लेते हैं। तो दो व्यक्तियों, राज्यों या देशों के बीच होने वाले सामानों एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को ही व्यापार कहते हैं। जब दो व्यक्ति या राज्य या देश अपने सामानों को खरीदा बेची करते हैं, कीना बेची करते हैं, तो उसी को व्यापार कहा जाता है। आज के समय में विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण संसाधनों की क्षेत्रीय उपलब्धता या वितरण की असमानता का होना है, जबकि जरूरत सभी देशों को होती है। नेक्स्ट हम लोग भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जान लेते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950-51 में 1214 करोड़ रुपए का था, जो 1990-91 में 75,751 करोड़ का हो गया, तथा 2007-08 में बढ़कर कितना 16,05,022 करोड़ रुपए का हो गया है। तो ये था परिवहन, संचार और व्यापार का पार्ट 2। पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके पीडीएफ का लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।